भैया, एक टॉफी चाहिए। एक बच्चे ने अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाली एक दुकान पर आकर कहा। उस दुकान का मालिक प्रशांत ये सुनकर चिढ़कर बोला, ये टॉफी की दुकान दिख रही है तुम्हें? टॉफी सामने वाली दुकान में मिलेगी। एक टॉफी चाहिए, बच्चे ने अपनी बात दोहराई। अरे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये टॉफी की नहीं, लोगों के अंतिम संस्कार के सामान की दुकान है। प्रशांत ने अब थोड़ा गुस्से से कहा, लेकिन इसका उस बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ा। वो बस बिना पलक झपकाए प्रशांत की ओर देख रहा था। प्रशांत को वो बच्चा थोड़ा अजीब लगा। एक टॉफी, बच्चे ने फिर से कहा। अब प्रशांत के गुस्से की कोई सीमा ना रही। वो चिल्लाकर बोला, पागल है क्या? कहां दिख रही है तुम्हें इस दुकान में टॉफी? तभी उस बच्चे ने सुपारी से भरी एक बरनी की तरफ इशारा किया। प्रशांत ने वो बरनी उठाई और बच्चे के पास जाते हुए कहा, यह टॉफी नहीं है, सुपारी है। लोगों के मरने पर अंतिम विधि में इस्तेमाल होती है। सुपारी की बरनी को करीब देखकर उस बच्चे की आंखें चमकी और वो बोला, ये टॉफी चाहिए। प्रशांत ने चिढ़कर बरनी को खोला और एक सुपारी बच्चे को पकड़ाते हुए कहा, ये ले तेरी टॉफी, इसके हुए 10 रुपए। बच्चे ने बिना अपनी पलक झपकाए एक सुपारी हाथ में ली और अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर प्रशांत को थमा दिया और वहां से भाग गया। कहां कहां से आ जाते हैं लोग। बड़बड़ाते हुए जैसे ही प्रशांत ने उस नोट को देखा, तब उसे समझ आ गया कि वो नोट नकली था। उसने तुरंत वो नोट फेंका और उस बच्चे के पीछे भागने लगा। ए रुक, ए शैतान बच्चे, ये क्या नकली नोट थमा के जा रहा है? कहते हुए प्रशांत उस बच्चे का पीछा करने लगा। वो बच्चा बनारस के घाट की सीढ़ियों से भागते हुए दौड़ा जा रहा था और प्रशांत उसके पीछे पीछे। कुछ देर भागने के बाद वो बच्चा एक वीरान सी जगह पर पहुंचकर रुक गया, जहां आसपास पुराने मकान थे। अपनी फूली हुई सांसों के साथ प्रशांत भी कुछ दूरी पर रुक गया। तभी वो बच्चा उसकी तरफ मुड़ा। उस बच्चे के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसके बाद वो बच्चा एक अंधेरी गली में भागा। प्रशांत भी उसके पीछे गया। थोड़ा अंदर जाने के बाद प्रशांत को दूर एक पीले कलर की स्कूल बस दिखी। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी और अंधेरे में उस बस के इंडिकेटर्स ब्लिंक हो रहे थे। इतनी छोटी गली में इतनी बड़ी स्कूल बस, ये सोचते हुए प्रशांत धीरे धीरे उस बस की ओर बढ़ा। कहीं यह स्कूल बस यहां फंस तो नहीं गई? इन्हें बाहर निकालने के लिए शायद किसी हेल्प की जरूरत होगी। यह सोचते हुए प्रशांत बस के पास पहुंचा। उसने अंदर देखा तो अंदर कई सारे स्कूल के बच्चे थे, लेकिन बस में बच्चों की किलकारियों की जगह एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रशांत स्कूल बस के अंदर चढ़ा। तभी एक बच्चे ने आकर प्रशांत का हाथ पकड़ा और कहा, भैया भैया, मेरे साथ कंचे खेलोगे? कहते हुए बच्चे ने जबरदस्ती एक कंचा प्रशांत के हाथ में थमा दिया। प्रशांत ने जैसे ही अपनी मुट्ठी खोली, उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वो कंचे नहीं बल्कि किसी इंसान की एक आंख का गोला था। प्रशांत ने बौखला के वो आंख फेंक दी। तभी उसकी नजर बस में बैठे बाकी बच्चों पर गई। अंदर बैठे सब बच्चों की शक्लें बदलने लगी। किसी की आंखों से खून बहना शुरू हो गया, तो किसी के दांत बड़े हो गए और बाहर निकलने लगे। तो एक बच्चे ने अपनी आंखें अपने हाथ से निकाल ली। ये देख के प्रशांत बहुत डर गया। भैया भैया, हमारे साथ कंचे खेलो ना। एक साथ कई बच्चों ने एक ही स्वर में प्रशांत को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज ऐसी थी मानो वो बच्चे नहीं बल्कि एक साथ कई सारे पुरुष और महिलाएं बोल रही हो। ड्राइवर ड्राइवर, प्रशांत चिल्लाने लगा।
लेकिन उसे ऐसा लगा कि मानो उसका गला सूख रहा है और आवाज ही नहीं निकल रही। उसने पलटकर ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले बस चलाना शुरू कर दिया। प्रशांत ने गौर किया कि बस के इंजन में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बिना आवाज के बस बनारस की सुनसान गलियों में दौड़ने लगी। अरे अरे, इतनी तेज गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, प्रशांत ने ड्राइवर से चिल्लाते हुए बोला। मगर ड्राइवर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने एक्सीलेटर दबाकर बस की स्पीड और तेज कर दी। प्रशांत ने पलटकर देखा तो बच्चे अपनी सीट से उठ के उसकी तरफ आ रहे थे। सबके चेहरों पर विकृत सी मुस्कान थी। प्रशांत डर गया और अपने कदम पीछे करते हुए दरवाजे तक आ गया। जैसे ही एक बच्चा उसे पकड़ने लगा, प्रशांत चलती बस से बाहर कूद गया और लुढ़कता हुआ अपनी दुकान के सामने आ गिरा। उसके हाथ पैर में थोड़ी चोट आई थी। धीरे से वो उठा और जिस दिशा में वो स्कूल बस गई उस तरफ देखने लगा। ये सब क्या था? क्या ये सब हकीकत थी या सिर्फ मेरी कल्पना? अपने कपड़े झटकते हुए प्रशांत ये सोचने लगा। इससे पहले कि वो आगे कुछ सोचे, उसकी नजर उसकी खुद की दुकान की छत पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा पर गई। हाँ, जरूर इसमें बस की और उन बच्चों की फुटेज कैप्चर हुई होगी। अभी देखता हूं कि ये सब क्या था। प्रशांत भागकर दुकान में गया और वहां रखे कंप्यूटर में सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगा। लेकिन फुटेज देखकर प्रशांत की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ना ही वो बच्चा दिखा था जो टॉफी मांगने आया था और ना ही वो बस जिसमें से अभी अभी वो अपनी जान बचाते हुए कूदा था। फुटेज में सिर्फ इतना दिख रहा था कि प्रशांत अपनी दुकान से बाहर भागते हुए जा रहा है और थोड़ी देर बाद उसके गिरने के विजुअल्स। ये देखकर प्रशांत पूरी तरह से बौखला गया। उसने कई बार उस फुटेज को रिवाइंड करके देखा, लेकिन कुछ और ना मिला। फिर एक फ्रेम पर लाकर उसने वीडियो को पॉज कर दिया। उस फ्रेम में स्कूल बस तो कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन दुकान में लगे आईने में स्कूल बस की इमेज दिख रही थी। ये तो बहुत अजीब है। वो बस फुटेज में नहीं दिख रही तो इस आईने में कैसे दिख रही है? प्रशांत खुद से बोला। और जैसे वो वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर ही रहा था, तभी उसे एक आवाज आई। क्या तुम उस स्कूल बस का सच जानना चाहते हो? वो आवाज एक औरत की थी। प्रशांत ने अभी तक उसे देखा नहीं था। उसका ध्यान उस वीडियो को ट्रांसफर करने में था। हाँ, क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बता पाओगी? ये कहते हुए जैसे ही प्रशांत उसकी तरफ पलटा तो उसने देखा वहां पर कोई नहीं था। प्रशांत हक्का बक्का रह गया। वो तुरंत उठकर दुकान के बाहर आया, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि मैंने किसी औरत की आवाज सुनी थी, प्रशांत ने खुद से कहा। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल बजा। उसकी रिंगटोन सुन के प्रशांत ठिठक गया। उसने फोन निकालकर देखा तो उसके चाचा प्यारेलाल का फोन था। प्रशांत ने फोन उठाया। सामने से प्यारेलाल की आवाज आई। प्रशांत, कहां हो तुम? दुकान पर चाचा, प्रशांत ने जवाब दिया। क्या आज अमावस के दिन तुम अब तक दुकान पर क्या कर रहे हो? प्यारेलाल ने चिंतित होकर पूछा। अरे वो बस कुछ नहीं, प्रशांत ने कहा। उसके दिमाग में अब भी कुछ देर पहले हुई घटनाएं चल रही थी, इसलिए वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। प्रशांत, शाम होने के बाद दुकान पर कोई आया था क्या? प्यारेलाल ने पूछा। हाँ, जैसे ही मैं दुकान बंद कर रहा था, एक बच्चा टॉफी मांगने आया था, प्रशांत ने बताया।
अरे महादेव, तुमने उसे कुछ दिया तो नहीं? प्यारेलाल की आवाज में दहशत भरी हुई थी। अरे, वो इतना ज्यादा जिद कर रहा था कि मुझे उसे एक सुपारी देनी पड़ी और बदले में उसने मुझे नकली नोट दे दिया। प्रशांत ने सहमे हुए सारी बात प्यारेलाल को सुना दी। हे भोलेनाथ, मैंने तुमसे कहा था ना कि शाम के बाद दुकान में कोई सामान मत बेचना, और ये बात तुम्हें तुम्हारे दादाजी ने भी कई बार समझाई थी। तुम इतने अड़ियल क्यों हो प्रशांत? इतना समझाने के बाद भी तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? प्यारेलाल ने गुस्से में प्रशांत को डांटा। क्या अनर्थ? क्या क्या बोल रहे हो आप चाचा जी? प्रशांत ने डरते हुए कहा। वो बच्चा अभी कहां है? प्यारेलाल ने पूछा। वो तो भाग गया, और जैसे ही मैं उसके पीछे। प्रशांत आगे बोले, उसके पहले ही प्यारेलाल ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुरंत दुकान को बंद करो। ठीक है, उसके बाद क्या करूं? प्रशांत ने दुकान का शटर गिराते हुए पूछा। तुम्हारे घर के पीछे एक कुआं है, हाँ? जल्दी से वहां जाओ और उस कुएं के पानी को देखो, फिर मुझे फोन करके बताओ। इतना कहते हुए प्यारेलाल ने फोन कट कर दिया। प्रशांत भागता हुआ अपने घर के पीछे पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था। उस कुएं के ऊपर टीन का पतरा पड़ा हुआ था, जिसको प्रशांत के दादाजी ने एक बहुत भारी पत्थर से बंद करके रखा था। प्रशांत के दादाजी ने उसे बचपन में मना किया था कि उस कुएं के अंदर कभी मत झांकना, लेकिन आज जब प्रशांत के चाचा ने उस कुएं के अंदर देखने को कहा तो प्रशांत की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वो कुएं के पास पहुंचा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। वो पत्थर बहुत भारी था। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद वो उस पत्थर को हटाने में कामयाब रहा। उसने धीरे से उस पतरे को भी हटाया और अंदर झांकने लगा। अंधेरे में उसे कुएं में पानी जैसा कुछ दिखा। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कुएं में पानी नहीं बल्कि खून था जो उबल रहा था। प्रशांत के पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर गया। उसने कांपते हाथों से प्यारेलाल को फोन मिलाया। हेलो, चाचा जी, चाचा जी, कुएं के अंदर तो खून उबल रहा है, उसका तेज धुआं ऊपर आ रहा है। प्रशांत ने डरते हुए कहा। हे महादेव, हे भोलेनाथ, इस बच्चे को बचाओ। प्यारेलाल ने कहा, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने उसको फिर से जगा दिया है। अब अगर भोलेनाथ चाहेंगे तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। अब मुझे दोबारा फोन मत करना। मैं तुम्हारी इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। हे शंभू, हे शंभू। कहते हुए प्यारेलाल ने फोन काट दिया। प्रशांत को समझ ही नहीं आया प्यारेलाल क्या बोल रहा था। वो कुछ और समझे तभी उसका फोन फिर से बजा। उसने बिना देखे फोन उठाया और कहा, मगर इसका कोई तो इलाज होगा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्रशांत ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, तुम मुझे छोड़कर गए थे। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आई। और किस इलाज की बात कर रहे हो? यह सुनकर प्रशांत वापस होश में आया। उसने फोन कान से हटाकर देखा तो फोन की स्क्रीन पर प्रिया नाम लिखा हुआ था। हाँ? प्रिया, तुमने मुझे क्यों फोन किया है? प्रशांत ने फिर से कान पर फोन लगाते हुए कहा। क्यों? तुम्हें किसी और के फोन का इंतजार था क्या? अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं नौकरी छोड़े और हमारा ब्रेकअप हुए। इतनी जल्दी तुमने कोई दूसरी लड़की पटा ली? प्रिया ने प्रशांत पर व्यंग कसते हुए कहा। प्रिया, अभी मैं कोई भी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। प्रशांत ने कहा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने में।
मैंने ये फोन विजय के कहने पर किया है। उसके पास एक केस आया है तुम्हारे लिए और उसे लगता है कि ये केस तुम ही सॉल्व कर सकते हो। प्रिया ने कहा, पुलिस की नौकरी छोड़े 10 दिन हो चुके हैं मुझे। मैं तुम्हारे किसी भी केस में नहीं पड़ना चाहता हूं। पिछली बार की तरह मैं इस बार भी कोई धोखा नहीं खाऊंगा, प्रशांत ने कहा। प्रिया ने प्रशांत के टॉन्ट को नजरअंदाज करते हुए कहा, एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें काफी सारे छोटे बच्चे थे और वो बस और बच्चों के शव शालीमार बाग के पास मिले हैं। स्कूल बस का नाम सुनते ही प्रशांत का दिमाग ठनका और उसने पूछा, क्या कहा? स्कूल बस? हाँ, स्कूल बस मिली है मगर ड्राइवर नहीं मिला। मेरा मतलब ड्राइवर का शव नहीं मिला, इसलिए विजय ने तुमसे बात करने को कहा है। शालीमार बाग तो बहुत दूर है, मेरे पास वहां पहुंचने का कोई साधन नहीं है, प्रशांत ने प्रिया से बोला। तो मैंने तुमसे कहा था क्या कि सरकारी घर और बाइक छोड़ दो? हाँ, अब रहो तुम उस 2 मंजिला जर्जर घर में। जितना जल्दी हो सके यहां पहुंचो क्योंकि यहां सब बहुत अजीब है। इतना कहते हुए प्रिया ने फोन रख दिया। फोन काटते ही प्रशांत की नजर सामने वाले कुएं पर गई। उस कुएं में से रोशनी निकल रही थी। कुएं का खून अब भी उबल रहा था। अमावस की उस काली रात में भी उस कुएं के प्रकाश ने आसपास उजाला कर दिया था। उस पर से अपना ध्यान हटाकर प्रशांत सोचने लगा कि वो शालीमार बाग कैसे पहुंचे कि तभी उसे उसके दादाजी की पुरानी बस याद आ गई जो कि अब शव वाहिनी बन चुकी थी। फटाफट उसकी चाबी ढूंढकर प्रशांत वो शव वाहिनी लेकर शालीमार बाग पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि अफरा तफरी मची हुई है और कुछ दूरी पर वही स्कूल बस खड़ी है जो उसने थोड़ी देर पहले देखी थी। तभी उसका ध्यान प्रिया पर गया जो वहां पर खड़ी छानबीन कर रही थी। उसके सुडौल शरीर को देखकर 2 पल के लिए प्रशांत सब कुछ भूल गया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी एक आवाज ने उसको होश में लाया। अच्छा हुआ तुम आ गए प्रशांत। वो आवाज विजय की थी। प्रशांत विजय की तरफ मुड़ा। विजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अभी भी प्रिया से बहुत प्यार करते हो। क्यों ब्रेकअप कर लिया उसके साथ? मुझे तो बता ही सकते हो, हम सिर्फ कलीग नहीं बल्कि बचपन के दोस्त भी हैं। प्रशांत विजय के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। उसने बात बदलते हुए कहा, प्रिया ने कहा कि इस केस में कुछ बहुत अजीब है। हाँ, स्कूल बस और उसमें बच्चों के शव आज ही मिले हैं मगर फॉरेंसिक का कहना है कि ये शव 4 साल पुराने हैं, विजय ने कहा। यह सुनकर प्रशांत के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या राज था उस स्कूल बस का? कौन थे वो बच्चे? प्यारेलाल के अनुसार प्रशांत ने उस बच्चे को सुपारी देकर क्या अनर्थ कर दिया था? क्या रहस्य था उस कुएं में उबलते खून का? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी वेल, एक मौत का कुआं, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।